एक बार वहाँ यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। आ गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनबोर्डिंग एकेडमी पे आपका। फिर से लाइव क्लास हम लोग लेके आ गए। ठीक है, नई नई टेक्निक्स बेटा कुछ कुछ सीखेंगे, कुछ कुछ नया नया देखेंगे इसमें। और पानी के बारे में आज बात रहेगी। क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से और थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, थोड़ा सा आपको अकल लगानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊं धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किधर गए? वाटर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसको पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन में क्या फर्क है? टेक्निकल क्वेश्चन है, समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको और आप ट्राई करना समझने का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे आपने देखा होगा तालाब है, तालाब में मान लीजिए कि बाढ़ वगैरह आई, ठीक है, पानी भर गया अगल बगल में, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा, कुछ दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो सूखने लगता है। ठीक है, वो पानी गर्म नहीं होता है। आप कभी जाइएगा उसमें पैर डालिएगा, आपको गर्म नहीं लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सूखता जाता है। ठीक है, वो और एक प्रोसेस ये होती है कि मान लीजिए कि मम्मी ने बोला घर पे कि अंडे उबाल लाओ। ठीक है, उस पानी में आप अंडे डाल दिया, आपने उसको ऐसे ही रख दिया धूप में, लेकिन वो कभी अंडे उबल पाएंगे? नहीं उबल पाएंगे। उसको आपको गैस पे चढ़ाना पड़ेगा। उसको कहते हैं बॉइलिंग। जो अंडे उबालने वाली प्रक्रिया, जिस तरीके से आपने पानी को गर्म किया, उसको बॉइलिंग कहेंगे। उसमें भी पानी घटा, उसमें भी उस पतीले में जो आप अंडे उबाल रहे हो उससे भी पानी घट गया, और जो तालाब में रखा हुआ है वो भी पानी घट रहा है। लेकिन जो तालाब वाली प्रक्रिया है उसको एवापोरेशन कहेंगे, और जो भगोने में हुआ है उसको हम बॉइलिंग कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, और दूसरा क्या एग्जांपल आपको आप समझ सकते हो बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। जरूरी नहीं, जैसे कि ऑन द सी लेवल टेम्परेचर, सी लेवल के ऊपर जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, लेकिन एवापोरेशन उससे कम रेट पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये कटोरे में पानी भरा हुआ है यूं। ठीक है, इसको आप सूरज की रोशनी में रख दो, ये कभी बॉयल नहीं होगा, ये बिल्कुल गर्म नहीं होगा, लेकिन आप सुबह रखना, इसको आप कर सकते हो अपने साथ ये प्रैक्टिकल, और आप शाम तक देखोगे ये कुछ कम हो गया होगा। 2 दिन रखा हुआ छोड़ दोगे आप, ये पूरा उड़ जाएगा। उसको क्या कहेंगे? एवापोरेशन हुआ। तो एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन सिर्फ हमेशा सतह पे होता है, सिर्फ सतह पे होता है। एवापोरेशन सरफेस की क्रिया है। और जो बॉइलिंग है वो पूरे पे होती है, वो पूरे पानी में होता है। अगर ऊपर का पानी भी गर्म है, नीचे का भी पानी गर्म होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा 2 डिफरेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बॉइलिंग कॉज रिडक्शन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड व्हाइल द एवापोरेशन डज नॉट। कह रहा है कि बॉइलिंग से क्या होता है, वॉल्यूम तो घट गया लेकिन एवापोरेशन से नहीं घटा। ऐसा नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एवापोरेशन से भी पानी घटेगा और वॉल्यूम घटेगा, और बॉइलिंग से भी पानी घटेगा। ठीक है, चेंजिंग ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर कैन बी सीन बट एवापोरेशन कैन नॉट बी सीन। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने पतीले में रख दिया पानी, वो धीरे धीरे करके एवापोरेट हो गया, तो वो भी आप देख ही सकते हो। बॉइलिंग कॉज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर व्हाइल एवापोरेशन डज नॉट। ऐसा भी गलत है। दोनों ही क्रिया में अब उसका स्टेट जो है चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जाता है। ठीक है, एवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर व्हाइल बॉइलिंग कैन नॉट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एवापोरेशन किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग नहीं हो सकती है। कैसे एग्जाम्पल है? देखिए, बॉइलिंग का जो पॉइंट है वो सी लेवल के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि बॉइलिंग जो है, जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, ये इट इज फुल ऑफ एयर। एयर क्या है? प्रेशर लगा रहा है। पानी का पतीला रखा हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, हवा क्या होती है ना, घनी कम होने लगती है, रेयर होने लगती है। तो उस पानी के पतीले के ऊपर प्रेशर कम लगता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है ना कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है। नॉट एवरीवेयर। ये लाइन कंप्लीट नहीं है। ये लाइन कंप्लीट कब होगी? जब आप ये कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप ऊपर लेके जाओगे तो वो हो सकता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपका पानी
उबल जाए। अगर आप कभी पहाड़ों में जाते हो मनाली वगैरह और आप मैगी खाओगे, ठीक है, या अंडा उबालोगे आप, तो उनसे पूछना वो क्या करते हैं कि पानी में नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है कि उसकी डेंसिटी बढ़ गई पानी की, ठीक है, और उससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, यानी कि पानी 60 या 50 डिग्री पे ही बॉयल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडे को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन पानी 60 पे ही बॉयल हो जाता। तो वो लोग क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया, उनका पानी पतीले में बचेगा। समझ में आ रहा होगा, हो सकता है डिफिकल्ट है थोड़ा सा, अगर नहीं भी समझ में आया तब भी कोई बात नहीं, इसको आप मतलब जितना मैंने बताया उतना ही अगर आप समझ जाओगे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या है, नींबू है कोई, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर नमकीन पानी है उसमें नहीं डूबता है। ये देखो आप, पानी में डूब गया, लेकिन नमकीन की जगह ये कह लो कि सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर। अगर आपने पानी में नमक मिलाया तो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डेंसिटी, पानी में अगर आपने नमक मिला दिया तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। पानी में अगर आपने, और पानी में नमक नहीं है तो क्या है, डेंसिटी उसकी कम है। अगर कोई पानी है उसकी आप डेंसिटी और ज़्यादा गहरी कर दो, और ज़्यादा बढ़ाते चले जाओ, और ज़्यादा बढ़ाते चला जाओ, जितना ज़्यादा इसकी डेंसिटी बढ़ाते जाओगे आप, जितनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये नींबू पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाता जाएगा नीचे से। सीधी सी बात है, अगर इसकी डेंसिटी कम है, इसके जो कण हैं वो रेयरर हैं, वो एक दूसरे से पास नहीं है, दूर है, ठीक है, तो ये उतना प्रेशर लगा नहीं पा रहे हैं। तो जब पानी सिर्फ पानी था ये, इस वजह से नींबू डूब गया। लेकिन जब आपने इसमें नमक मिला दिया तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, इस वजह से ये नींबू के ऊपर नीचे से प्रेशर लगाते हैं, उसको डूबने नहीं देते हैं। यही क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। लेमन डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ द लेमन इंक्रीज। अगर पानी में नमक मिला रहे हैं तो लेमन की डेंसिटी तो फिक्स ही रहेगी ना, उससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लेमन डिक्रीज इन सॉल्ट वाटर। पानी से लेमन की डेंसिटी तो फिक्स है, नमक तो मिला रहे हैं पानी में, नमक तो हम मिला रहे हैं पानी में, ठीक है। सॉल्ट वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट वाटर, डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट वाटर, क्योंकि नमक में, पानी में जब आपने नमक मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा अकल लगाने वाली बात नहीं है, जो भी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मलेरिया इज डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग ब्लड फॉर प्रेजेंस ऑफ। मलेरिया अगर आपको हो गया है तो क्यों हुआ है, किस बैक्टीरिया से हुआ है, और उसका रीजन क्या है मलेरिया के होने का। माइक के गिर गया, बताइए उसके रीजन क्या है, ठीक है। तो लार्वा बेटा, मलेरिया जो है, अगर मच्छर आपको काटता है तो वो लार्वा अपने आपके अंदर नहीं छोड़ता है, ठीक है, लार्वा बाहर ही होता है। लार्वा क्या होता है, लार्वा मतलब मच्छर के छोटे छोटे अंडे जो होते हैं उसको हम लार्वा कहते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द लार्वा, लार्वा ब्लड के अंदर नहीं पहुंचता है। दूसरा क्या है, रप्चर लीवर सेल के ऊपर भी कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। एग्स, प्रेजेंस ऑफ द एग ऑफ मॉस्किटो इन द आरबीसी, अंडे भी मच्छर के अंदर नहीं जाते हैं बेटा। प्लाज्मोडियम एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है, या जीव कह लीजिए, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कह लीजिए, जो बैक्टीरिया और वायरस से अलग एक कैटेगरी है। प्लाज्मोडियम की वजह से ही हमको मलेरिया होता है। अगर हम चेक करते हैं मलेरिया की जो टेस्ट किट आती है, उसमें हम अपने ब्लड में प्लाज्मोडियम को हम खोजते हैं कि प्लाज्मोडियम उसमें था कि नहीं था। अगर प्लाज्मोडियम है तो वो आपको मलेरिया अफेक्टेड है, आप नहीं है तो मलेरिया नहीं है आपको। ये कुछ अंडे वगैरह का सीन नहीं है कि मलेरिया की मच्छर आपको काटता है तो आपके अंदर जो है मच्छर के अंडे पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लार में एक जीव होता है प्लाज्मोडियम, कल भी मैंने वो आपको दिया था, बताया था कि मलेरिया कौन कौन से जीवाणुओं को, कौन कौन सी बीमारियों को फैला सकता है और HIV को क्यों नहीं फैला सकता है। ये भी मैंने कल के एपिसोड में, कल के वीडियो में, लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है पानी के साथ में, और ज्योति ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो खाली बाउल है ना स्टील का, वो तो तैर पा रहा है, लेकिन छोटी जो कील है वो डूबी जा रही है। तो एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ। सीधी सी बात है बेटा, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। आप देखो, जैसे मान लो कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इसको अगर आप यहाँ पे यूँ छोड़ के रखते हो, इस पेन को यहाँ पे छोड़ के रखते हो, ये डूबेगी नहीं। लेकिन अगर इसको जोर से यूँ मारते हो, जोर से मार के मैंने दिखाया, ठीक है, इसको
ये देखो ये आप फट के अंदर की तरफ ये चली जा रही है, ठीक है। क्यों चली जा रही है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई। कॉन्टैक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? अगर आप यूं कर रहे हो तो ये पूरा एरिया के ऊपर प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर आप यूं घुसाओगे तो सिर्फ आप इतने से एरिया पे ही आप प्रेशर लगाओगे, इतने से ही एरिया पे आप प्रेशर लगाओगे, ठीक है। गोली का काम क्या है? अगर गोली का क्या है, स्पेस बहुत छोटी सी रहती है गोली, और बहुत इंटेंस डेंस रहती है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी जब बॉडी के ऊपर लगती है तो बहुत छोटे से एरिया को छेद करती है। मान लो गोली जो है, गोली की जगह फुटबॉल हो बहुत बड़ा सा, आपका फुटबॉल से आप उसी स्पीड से मारो किसी को, उसको चोट तो लगेगी लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं होगा, मरेगा नहीं वो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है इसमें कि कील क्यों तैरती है पानी पे और कील क्यों नहीं तैरती है, और बाउल जो होता है वो तैरता है क्योंकि कील का, देखिए बेटा, अगर ये मान लो ये बाउल है पानी का, कील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इतना सा है, लेकिन जो आपका पानी का बाउल है उसमें अगर आप एक और कटोरा रख दो तो पानी इसमें समझ लो भरा हुआ है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना ज़्यादा है और यहाँ इतना सा है। तो जाहिर सी बात है कि पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, पानी अगर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है और ये भी पानी पे प्रेशर लगा रहा है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो बहुत इंटेंस होगा एक जगह पे। इसका प्रेशर क्या है? डिवाइडेड है। तो यानी कि पानी यहाँ भी प्रेशर लगा रहा है, यूं भी प्रेशर लगा रहा है, यूं भी प्रेशर लगा रहा है, यूं लगा रहा है, यूं लगा रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़े एरिया पे पानी प्रेशर लगा सकता है, इसलिए ये डूबा नहीं, इसलिए ये डूबता नहीं है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ये सही है। बाकी के ऑप्शन को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। द आयरन इज लाइटर देन वाटर। अरे वाह, आयरन पानी से हल्का है, बहुत ही वाहियात ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। फोर्स ऑन द स्टील बाउल इज मोर देन वेट वेयर एज द फोर्स ऑन द आयरन नेल इज लेस। ये उल्टा लिखा हुआ है बेटा, जबकि फोर्स जो है, फोर्स का कोई मामला नहीं है, एरिया का फर्क पड़ रहा है। अमाउंट ऑफ फोर्स तो वेट के हिसाब से लगता है, अलग अलग नहीं होता है। फोर्स ऑन द आयरन नेल इज मोर देन वेट वेयर एज द फोर्स ऑन द स्टील बॉल इज लेसर देन इट्स वेट। ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। रेखा की मम्मी है, वो क्या करती हैं? फिटकरी ऐड कर दे रही हैं पानी में और तालाब के एवरीडे, ठीक है। रेखा की मम्मी फिटकरी, अगर आपकी अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो आज के टाइम पे बेटा क्या है कि आरओ वगैरह चल गया है, ठीक है। हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ वाटर प्यूरिफायर लगा, लेकिन जो पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था सिस्टम। तो आपको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जनरली लोग क्या यूज़ करते थे? फिटकरी का यूज़ करते थे। फिटकरी का यूज़ क्यों करते थे? फिटकरी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 24H2O, लंबा सा फॉर्मूला है, सबने अपने 12th जो आपने पढ़ा होगा। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, अगर जब ये आप मिला देते हो पानी में, तो ये वाला जो एलिमेंट है एल्युमिनियम आपका, ये H2O है, H2O टूटता है H और OH में, तो ये OH के साथ एल्युमिनियम मिल जाता है और AlOH ये एक एलिमेंट बनता है AlOH2। ये भारी एलिमेंट है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज है पानी की जो इम्प्योरिटीज है वो एलम से जुड़ जाती हैं और वो नीचे बैठ जाती हैं पानी के, ठीक है। अगर आप फिटकरी मिलाते हो पानी में, तो जो पानी के अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वो उस इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करता है एलम, और उन इम्प्योरिटीज को मोटा कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, हैवी कर देता है। तो क्या हो जाएगा? वो पानी में नीचे बैठ जाएगी। एलम का ये काम होता है। तो बेसिकली बेटा देखिए, सेडिमेंटेशन, जो डिकलराइजेशन नहीं होता है, पानी तो पहले से ही डिकलर्ड है, उसको डिकलर आप क्या करोगे? किल जर्म, कोई जर्म वगैरह कीटनाशक का काम नहीं करता है। एलम जो है कीटनाशक नहीं होता है। चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर को हार्ड से सॉफ्ट में भी नहीं बदलता है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बेटा हम लोग ने बेसिकली पढ़ा होगा। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो साबुन लगाने पे फेना वगैरह नहीं निकलता है, और सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन लगाओगे आप तो खूब फेना वगैरह देता है। तो बेटा बेसिकली एलम क्या होता है? सेडिमेंटेशन का काम करता है। सेडिमेंटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि अगर आप रात में पानी के ऊपर कुछ धूल वगैरह छोड़ दो और सो जाओ, सुबह आप देखोगे कि वो सारे जो धूल के कण हैं वो नीचे सेडिमेंट में बैठ जाएंगे। सेडिमेंट मतलब क्या होता है? तलछट। तल के ऊपर छट जाते हैं, तल के ऊपर वो सारे कण जो है नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं तलछट। तो एल्युमिनियम क्या, K2SO4 Al2SO4 24H2O, एलम जो है क्या करता है कि वो जो आपके जो इम्प्योरिटीज हैं उनसे जुड़ जाता है और उनको हैवी कर देता है। जब हैवी हो जाएगा तो पानी में वो इम्प्योरिटीज तैर नहीं सकती हैं, वो नीचे जमीन में बैठ जाती हैं। उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस तरीके से आपका पानी प्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका होगा, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सेडिमेंट कर देता है उसको, नीचे तल में बिठा देता है।
एन एयर पंप इज केप्ट इन अ एक्वेरियम। ठीक है, कोई आपने अक्सर देखा होगा, लोगों के घरों पे भी होते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम बेटा वो होता है जो मछली का टैंक होता है, जो घर में हम लोग रखते हैं। ठीक है, मछली पालन करते हैं हम लोग घर के अंदर में, जो शीशे का टैंक होता है, अक्सर आपने देखा होगा। उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में वो एयर पंप लगा रहता है, कि अक्सर उसमें बुलबुला आप उठता हुआ देखोगे। अगर इस तरीके का एक्वेरियम अगर आप देखोगे, देखिए इस तरीके का, जैसे अगर ये तो समझिए बहुत बड़ा सा एक्वेरियम है, समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्वेरियम आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अक्सर एक पानी की मोटर टाइप में लगी रहती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, और वो बुलबुले बुलबुले यूं निकालती रहती है ढेर सारे पानी में। बेटा बेसिकली होता क्या है कि पानी में मछली को सांस लेने के लिए, जैसे हमको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, मछली को भी ऑक्सीजन की जो है, मछली को भी ऑक्सीजन की जरूरत खूब होती रहती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हवा से सीधे अपनी ऑक्सीजन सांस के माध्यम से निकाल लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मछली क्या करती है, पानी से अपनी ऑक्सीजन लेती है। उसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स। जैसे जो हम लोग तलछट जमीन पर चलने वाले लोग हैं, वो हम लोग रिस्पायर करते हैं लंग्स से। मछली क्या करती है, मछली अपने फेफड़ों से सांस लेती है। मछली के अंदर जो आप देखते हो, उसके मुंह के पीछे में यहाँ पे गलफड़ा कह लीजिए हिंदी में, इस तरीके से कुछ हिंदी में कहते हैं उसको, गिल्स कहते हैं बेटा बेसिकली उसको। ठीक है, तो उसमें से वो सांस लेती रहती है मछली। ठीक है, तो वो उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो जो आप देखते हो, ये क्या है, एयर पंप। एयर पंप बेटा बेसिकली क्या काम करता है, उस पानी में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, इट प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तब तो मछली मर ही जाएगी। इन द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, मोटर डालने से ब्यूटी एक्वेरियम की नहीं बढ़ती। एक्वेरियम की ब्यूटी तो बढ़िया मछली से बनती है। ना ही वो वाटर को क्लीन करता है, पानी को क्लीन करने का भी काम नहीं करता। जो एयर पंप है वो अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन अ वाटर, ताकि जो एक्वेरियम में मछली है वो अच्छे से सांस ले सके। इसलिए वो मोटर एक्वेरियम में डाली जाती है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्वेरियम। ये बेटा बेसिकली दुबई मॉल का फोटो है। द फिश व्हेन इट पुट इन द एक्वेरियम फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, दिस हैपन बिकॉज द वाटर इन एक्वेरियम इज। क्या होगा कि अगर कोई मछली है, उसको आप कोई पानी को अगर आप बॉयल कर दो, पानी को आपने बॉयल किया यानी कि पानी को आपने गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन है वो उड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन बेटा उड़ गया, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए बाउल है, इसको आपने गर्म कर दिया, इससे क्या हुआ, ये पानी बॉयल हो गया, पानी बॉयल हो गया, गर्म हो गया। पानी अगर ठंडा है तो उसकी ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। पानी अगर गर्म है तो उसकी ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी, ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, पानी को उबाल दिया, गर्म कर दिया, उसके अंदर की जितनी ऑक्सीजन थी वो निकल गई, वो निकल गई। अब पानी के अंदर में ऑक्सीजन ज़्यादा बची नहीं है। पानी के अंदर बचा क्या है, प्योर H2O, प्योर H2O बचा हुआ है। ठीक है, प्योर H2O बचा हुआ है। तो अगर उसमें आप मछली डालोगे तो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, मछली मर जाएगी। वो मछली इसलिए मर जाएगी क्योंकि उसको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए पानी से, वो उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस पानी को आपने बॉयल कर दिया। बॉयल करने से क्या होता है, इसीलिए बेटा ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी बिग थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो समंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो समंदर में जो मछलियां हैं उनको ऑक्सीजन जो मिलना है ना, वो उतना मिल नहीं पा रहा है, कम ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि पानी गर्म होता जा रहा है। तो पानी जितना गर्म होगा उसकी ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी उतना ही कम होगा। एक और फेनोमेना आपने सुना होगा कि कोरल रीफ, जो कोरल रीफ होते हैं उसकी ब्लीचिंग हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही कोरल रीफ की ब्लीचिंग होती जा रही है, क्योंकि पानी गर्म होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी वहां पे होती जा रही है। ठीक है, तो ये डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका डिप्लीट हो गया, इस वजह से वो मछलियां मर जाएगी अगर उस पानी को आपने गर्म कर दिया है तो। अगला क्वेश्चन, आरती के ने क्या कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस किया, प्रिकॉशन लेना है रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज। कोई पोस्टर है, उसको पढ़ा आरती ने, और उस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू, पानी अपने अगल बगल नहीं इकट्ठा होने दो। कीप वाटर पॉट, कूलर, टैंक क्लीन। जो वाटर पॉट है
और जो कूलर है या जो कूलर में बेटा जो पानी रखते हैं उसको आप क्लीन रखो। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड इन सम प्लेस, अगर पानी इकट्ठा कहीं पे तो उसके ऊपर तेल वेल छिड़क दो। और यूज नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मच्छर की जो मच्छरदानी होती है वो लगा के आप सो। तो ये किस वजह से, ये जब इस तरीके की बातें हैं ये बेटा होती है डेंगू से बचने के लिए। ठीक है, डेंगू से बचने के लिए डेंगू और आई फ्लू जो होता है, सॉरी डेंगू और ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये दोनों मच्छर की डिजीज है। आई फ्लू से मच्छर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स मच्छर से रिलेटेड नहीं, टाइफाइड कॉलरा मच्छर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, डेंगू और जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचने के लिए ये होता है। ठीक है, क्योंकि पानी में क्या होता है बेटा, पानी को क्यों बोलते हैं कि डेंगू को अगर डेंगू फैल रखा है तो पानी कहीं नहीं इकट्ठा होने दो, क्योंकि मच्छर क्या करता है, रुके हुए पानी पे जाके अंडे दे देता है। ठीक है, और वो अंडे जो है लार्वा बनते हैं और वो नए मच्छर का जन्म देते हैं। ठीक है, तो आप पानी छोड़ो ही मत, तो मच्छर क्या है, कभी खुले सरफेस के ऊपर अंडे नहीं देता है, पानी पर ही अंडे देता है। अगर आप पानी खुला छोड़ोगे ऐसी जगहों पे जहां बाल्टी में इकट्ठा या कूलर में इकट्ठा, तो जाके अंडे दे देगा, लार्वा क्रिएट होगा, लार्वा से मच्छर निकलेंगे और मच्छर और फैलेंगे और काटेंगे। इस वजह से ऐसा होता है, कहानी है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया हुआ था, डिटेल में इसके बारे में हमने बात किया है। तो ठीक है, ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये 3 मच्छर के काटने से डिजीज होती है। कल के लेक्चर में इसके बारे में हम लोग ने डिटेल बात किया है, आज फिर से नहीं बताने वाला हूँ इस बारे में। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ, कोई तरुण भारत संघ नाम की एक संगठन है, वो किस काम में आती है? ये बेटा क्वेश्चन सीटेट के 2012 के पेपर में पूछा गया था। नाउ इट्स नॉट दैट मच रिलेवेंट। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या करता था कि ये जो आपका लेक्स वगैरह है, रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स, ये इस काम में आता था। उतना रिलेवेंट है नहीं ये क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू द मॉस्किटो, किसने मच्छर का पेट फाड़ के देखा और ये कहा कि मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है? 1902 में, बहुत पहले की बात है। ठीक है, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने मच्छर का पेट फाड़ के देखा और कहा कि लोगों को जो मलेरिया होता है, जो बुखार हो रहा है, वो मच्छर के काटने से हो रहा है? बेटा वो थे रोनाल्ड रॉस। ये आप याद करने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा आप दिमाग लगा भी नहीं सकते हो। ग्रेग जॉन मंडल जो है, इन्होंने थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया हुआ है, जीन थ्योरी। और चार्ल्स डार्विन, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और रोनाल्ड रॉस जो है, इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। रजत अपने दोस्त को कहता है, क्या कहता है कि मैं खेल नहीं सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मैं डाउन हूं फीवर से, और मुझे साइकिल जब चलाते हैं तो कपकपी लगती है, शिवरिंग होती है, फीवर आता है, सिर में दर्द है। ठीक है, और बाद में पसीना भी आ जाता है। और ब्लड टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया? खट्टी खट्टी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। तो मुझे कौन सी बीमारी है, चलो बताओ। बेटा उसको मलेरिया है, कि मलेरिया में ठंडक लग के बुखार आता है और कपकपी छूटती है और सिर में दर्द होता है। बहुत बेसिक सा। मलेरिया इज अ वेरी फेवरेट डिजीज फॉर सीटेट। सीटेट वाले खूब मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। आप कहीं भी ऑप्शन में मलेरिया देखना, आप टिक लगा देना, ऊपर वाले का नाम लेके, सही होगा। व्हाट इज डेड सी? मरा हुआ समुद्र क्या है? बेटा मरा हुआ समुद्र कोई ऐसा समुद्र नहीं है जो मरा हुआ है। इट इज वन ऑफ द सॉल्टेस्ट लेक है। ऐसी लेक है जहां पे नमक बहुत ज्यादा है, बहुत नमकीन है। इट इज नॉट द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया की नमकीन सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, लेकिन ये भी इतनी ज्यादा नमकीन है कि इसमें कोई मछली वगैरह पनप ही नहीं पाती है और सब कुछ मर जाता है। इसलिए इसका इस समुद्र का जो नाम पड़ा, इस लेक का जो नाम पड़ा, उसको डेड सी कहते हैं। इसलिए इसको डेड सी कहते हो क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा नमक है कि इस वजह से इसमें कोई भी जीवित चीज नहीं रहती है, सब कुछ मृत है इसके अंदर में। ठीक है, ये लेक है कहां पे बेटा? ये लेक बेटा जो है जॉर्डन है, आपका जॉर्डन, ये नीचे में इसराइल है। ठीक है, ये यहां पे ये लेक है, इस जगह पे ये लेक है। जॉर्डन और इसराइल के आसपास में के बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में ये लेक है। ये और सबसे ज्यादा बेटा लेक जो सॉल्ट लेक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक का आप मेरे को कमेंट में नाम लिख के बताओ, वो लेक तुर्की में है। ठीक है, आप कमेंट में मेरे को ये भी लिख के बताना कि जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है और वो किस देश में है। वो देश में बता दे रहा हूँ, रशिया में है। आप नाम लिख के बताना कि वो उस लेक का नाम क्या है। जो सबसे सॉल्टी लेक है देश पूरी दुनिया की, वो आप मेरे को बताना जो तुर्की में है। और फ्रेश वाटर लेक जो है
सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो रशिया में है, आप उसका नाम मेरे को बताना कमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज्ड बाय स्टेगनेंट वाटर। बेटा थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि जो रुका हुआ पानी है उसमें मच्छर क्या है, अपने अंडे देते हैं और अंडे देने की वजह से और बच्चे पैदा होते हैं, वो और मच्छर के रिलेटेड डिजीज को फैलाते हैं जो कि मलेरिया है। पोलियो वायरस से होता है, पोलियो कभी पानी रुके हुए पानी से नहीं फैलता है। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन बेटा, फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेप वेल और बाउली। बाउली बेटा वो जगह को कहते हैं जैसे जो बड़े जो तालाब बनाए जाते थे पहले के ज़माने में, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, नहाते धोते थे, अपने कपड़े वपड़े भी साफ कर सकते थे। बड़ा सा एक इलाका रहता था जो ईंटों से घिरा हुआ रहता था, स्ट्रक्चर वाइज उसको बाउली हम कहते हैं। तो ठीक है, बाउली के बारे में कुछ कहा गया है, दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, ये पुरातन सिस्टम है, ट्रेडिशनल प्राचीन सिस्टम है जिसका एक तरीका था वाटर को संरक्षित करने का, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए बाउली में या कुओं में। ठीक है, दे वे यूज्ड एज ए कम्युनिटी रिसोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सभी लोग वहां पे इकट्ठा होते थे और कपड़े वपड़े धोते थे, नहाते आते थे, वो बाउली में वो काम करते थे। दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन द रेन पास्ड एरिया। जहाँ पे रेन की कमी है वहाँ पे पानी, वहाँ पे ही तो ऑब्वियस सी बात है बाउली बनाएंगे। जहाँ पे पानी पहले से बहे वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने की कमी जरूरत ही क्या है। दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर, ये बिल्कुल गलत बात है। बाउली में कई बाउली ऐसी होती थी और कुएं ऐसे होते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, जिसका पानी बिना किसी तरीके की छाने आप आसानी से पी सकते हो। ठीक है, इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा ए, बी और सी। इट इज एडवाइज्ड, क्या एडवाइस किया गया है, टू पुट ऑयल ऑन द स्टेगनेंट वाटर। ऑयल डाल लो पानी पे तो ब्रीडिंग मॉस्किटो की रुक जाएगी। अगर आप पानी ऐसे है और यहाँ पे अगर आप तेल की छिटकारे मार दो, तेल के फुहारे मार दो, अक्सर कहते हैं कि मिट्टी का तेल छिड़क दो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, क्या होता है बेसिकली, ये आपके ऑप्शन में ये चीज़ को नहीं इतने डिटेल में बताया गया है, मैं बता देता हूँ। जब पानी यहाँ पे रखा जाए, पानी के ऊपर जब आप ऑयल डाल देते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इस सरफेस का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इस वजह से अगर मच्छर आके अंडे देता भी है तो अंडे डूब जाते हैं, मच्छर रुक नहीं पाता इसके ऊपर अंडे देने के लिए। इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका ऑप्शन ये है, मॉस्किटो गेट स्ट्रक इन द लेयर ऑफ ऑयल। मॉस्किटो क्या करता है, चिपक जाता है। मॉस्किटो मरता नहीं है ऑयल से, गलत बात है। मॉस्किटो आर रिपेल भी नहीं होता है ऑयल से, यानी दूर नहीं भागता है। ऑयल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, ऐसा भी नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई तो नीचे से कट करेगा, ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रीनू कोई लड़की है जिसकी दादी है, वो दिखा रही हैं क्या एक सूखा हुआ कुआं और बोल रही हैं कि 15-20 साल पहले पानी था इसमें, लेकिन अब ये पूरी तरीके से सूख गया है। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है किसी कुएं के सूखने का। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी कुएं को सूखने का क्या रीजन हो सकता है। क्या रीजन है, एक रीजन ये देख लेते हैं, नो बॉडी यूज द वेल एज दे आर टैप इन एवरी बॉडीज हाउस। ऐसा नहीं है बेटा, क्या कह रहा है कि आप कोई कुआं यूज नहीं करता इसलिए कुआं सूख गया, क्योंकि हर आदमी के घर के कुएं में, हर आदमी के घर में जो अब क्या है नल का पानी, ऐसा नहीं है हर आदमी के घर में बेटा नल का पानी नहीं है। क्योंकि आप अभी भी साउथ के तमाम स्टेट्स में जाओगे या राजस्थान वगैरह में जाओगे तो लोग कई किलोमीटर ट्रैवल करते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए ना, तो ऐसा नहीं है। ए लॉट ऑफ बोरिंग पंप हैज कम अप इन द नियर बाई एरिया, बिल्कुल सही बात है। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बहुत ढेर सारी बोरिंग पंप आ गए हैं, चालू हो गए हैं। इस वजह से जो ग्राउंड लेवल वाटर है आपका, या मान लो यहाँ पे कुआं है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पंप लगा है, यहाँ तक पानी है। अब इस पंप ने खींचना चालू कर दिया पानी को, ठीक है, तो कुएं का जो पानी का लेवल है वो गिरता चला जाता है, इसलिए कुआं सूख जाता है। ठीक है, द सॉइल अराउंड द ट्री वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। सीमेंट से क्या फर्क पड़ा कि अगल बगल के जो एरिया है उसको सीमेंटेड कर दिया जाए तो कुएं का पानी कैसे सूख गया। समझिएगा कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं समझाता हूँ। जब बारिश होती है बेटा तो मान लो सीमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे बारिश हुई, पूरा सीमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, ये बह के चला जाएगा, कहीं ना कहीं बह के चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो जब यहाँ पे पानी जब जमीन सोख नहीं पाएगी
तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे होता जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए पेड़ वगैरह रहते तो जमीन, पानी रुकता उस पेड़ में और जमीन सोख लेती उस पानी को, जमीन उस पानी को सोख लेती, तो इसलिए कुआं सूख नहीं पाता। तो आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितना सीमेंटेड एरिया है आसपास का, इस वजह से पानी ग्राउंड के अंदर सूख नहीं पाता है। सीमेंट होने की वजह से पानी बह जाता है, इस वजह से जो जमीन पानी सोख नहीं पा रही है, तो कुएं को पानी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो बहुत नीचा हो गया है। बेटा ये 17 क्वेश्चन थे, वाटर चैप्टर था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप दिमाग खोलोगे तो सब समझ में आएगा। डेंसिटी का खेल होता है पानी के मामले में। 2-3 चीज हम लोग ने आज इंपॉर्टेंट सीखी है कि कोई चीज तब पानी के अंदर डूब जाएगी अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है और उसका जो उसके ऊपर जो सरफेस एरिया जो प्रेशर लग रहा है वो कम है या पॉइंटेड है, एक जगह के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे कोई आप कील गिराओगे पानी में तो घुस जाएगी, वो गिर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर फुटबॉल गिराओगे, फुटबॉल नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, ये जवाब भी आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हो। देखते हैं किसको किसको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, ओवरऑल दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या सीखा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा बेटा कि अगर पानी गर्म है तो उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पानी को अगर गर्म कर दिया जाए, जितना पानी गर्म होगा, जितना पानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर पानी की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर पानी को आप बॉयल कर दो और ठंडा करके उसमें मछली डाल दो, मछली पनप नहीं पाएगी और मर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा क्या सीखा है, बीमारियों के बारे में तमाम लोगों ने देखा, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से होता है, पानी में कुएं जो है सूख कैसे जाते हैं। ठीक है, तेल वगैरह के छिड़कने से मच्छर जो है क्यों पनप नहीं पाता, ये भी हम लोग ने इस लेक्चर में सीखा है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में डेली लाइफ क्लास के मामले में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर